प्रिय विद्यार्थियों, बालमंदिर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं स्वरूप सिंह। कल के वीडियो में हमने अभिप्रेरणा के 7 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी को हल करने की कोशिश की थी और मैं जहां तक समझता हूं कि आपने उन प्रश्नों को अपनी कॉपी में कर दिए। आज हम अभिप्रेरणा के कुछ और प्रश्न लेंगे। तत्पश्चात इसके बाद जो मैग्रर की विचारधारा XY और विलियम ओची की विचारधारा हमारी शेष रह गई है उन्हें मैं करवाऊंगा। प्रश्नों के अंदर आज हमारा जो प्रश्न है, वित्तीय जो तकनीक थी उसको हमने कल कर दिया था। वित्तीय तकनीक का जो तात्पर्य मैंने मुद्रा और धन से बताया था और उनमें क्या क्या शामिल किया गया था उनके बारे में हमने कल बात कर दी थी। आज जो हमारा प्रश्न है, 8वां प्रश्न है कि अवित्तीय तकनीक से आपका क्या अभिप्राय है। प्रश्न आपके समक्ष इस प्रकार आ सकता है अपनी ही भाषा में। एक अध्यापक वो अपनी भाषा में प्रश्न को सेट कर आपके सामने रखेगा। आपको अपने विचारों और जो आपने पढ़ा है उसके हिसाब से आपको उत्तर देने होते हैं। किस प्रकार से आप भाषा दे पाते हैं। जैसे कि प्रश्न आया, अवित्तीय तकनीक से आपका क्या अभिप्राय है, तो आप लिख सकते हैं कि अवित्तीय तकनीक से हमारा क्या अभिप्राय है। ये अवित्तीय तकनीक अभिप्रेरणा की एक तकनीक है जो तकनीक के 2 रूप में चलती है, वित्तीय तकनीक और एक अवित्तीय तकनीक। तो आप लिख सकते हैं कि अभिप्रेरणा की अवित्तीय तकनीक का संबंध धन या मुद्रा से नहीं है। नाम से ही क्या है, अवित्तीय। तो अवित्तीय है तो धन और मुद्रा का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। तो गौर करें विद्यार्थियों, अभिप्रेरणा की ये अवित्तीय तकनीक का संबंध धन या मुद्रा से नहीं होता है। यह तकनीक कैसी होती है, मनोवैज्ञानिक होती है। जब इस तकनीक को अपनाया जाता है तब कर्मचारी के अंदर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वो अपने आप को सफल मानता है और संतुष्ट मानता है। गौर करें, मनोवैज्ञानिक होती है जो व्यक्ति की भावनाओं इच्छाओं को पूरा करने में सहायक होती है। एक व्यक्ति या एक कर्मचारी जो संगठन में कार्य करता है उसकी विभिन्न प्रकार की इच्छाएं होती है, विभिन्न प्रकार की भावनाएं होती है। वो अपने पद और सम्मान के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास करता है और वो जब पूरी हो जाती है वो अवित्तीय तकनीक के माध्यम से ही होती है। तो गौर करें, क्या है इसका उत्तर, अभिप्रेरणा एक अवित्तीय तकनीक है। इसका संबंध ना धन से होता है ना मुद्रा से होता है। ये तकनीक मनोवैज्ञानिक होती है। शब्दों पर गौर करें, ये तकनीक मनोवैज्ञानिक होती है जो व्यक्ति की भावनाओं और इच्छाओं को पूरा करने में सहायक होती है, यानी उसकी सब्सिडियरी होती है, वो यानी कि उसकी मदद करती है, सहायक होती है। ये अवित्तीय तकनीक से हमारा अभिप्राय है। प्रश्न नंबर यह है कि अवित्तीय तकनीक कितने प्रकार की होती है और इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है। जिस प्रकार हमने वित्तीय तकनीक को समझा, वित्तीय तकनीक के अंदर क्या क्या शामिल किया जाता है, मगर यहाँ अवित्तीय जो तकनीक है ये 2 रूपों में चलती है। तो प्रश्न है हमारा कि अवित्तीय तकनीक कितने प्रकार की होती है और इसमें क्या क्या शामिल किया जा सकता है। विद्यार्थियों, मैंने जो भी आपको पढ़ा है उसको मैं पर्टिकुलरली एक एक प्रश्न बनाकर आपके सामने हल करने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप लिख सकते हैं कि अवित्तीय, आप यहां ऊपर से लिख सकते हैं कि उत्तर में अवित्तीय 2 प्रकार की तकनीक होती है। प्रथम तकनीक व्यक्तिगत रूप में होती है, द्वितीय तकनीक सामूहिक रूप में होती है। विद्यार्थियों, आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि प्रथम तकनीक, अवित्तीय तकनीक 2 प्रकार की होती है। प्रथम व्यक्तिगत तकनीक और द्वितीय सामूहिक तकनीक। और इसमें प्रश्न पूछा गया इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है, तो मैंने लिखा है क्रमशः, अर्थात यानी कि व्यक्तिगत तकनीक और सामूहिक अवित्तीय तकनीक में किन्हें शामिल किया गया है। तो व्यक्तिगत तकनीक के अंदर व्यक्तिगत संपर्क को शामिल किया गया है, जो एक व्यक्ति से प्रबंधक या विभिन्न प्रकार के उच्च अधिकारी मिलकर संपर्क साधते हैं और उन संपर्क के माध्यम से विभिन्न प्रकार के काम करवाए जाते हैं। तो कर्मचारी संतुष्ट होता है कि उनके बीच में जो बड़ी बड़ी विडंबनाएं होती है वो उनका सामंजस्य स्थापित हो जाता है और विभिन्न प्रकार के कर्मचारी बड़े प्रबंधकों और अपने उच्च अधिकारियों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए अग्रसर होते हैं। तो गौर करें, व्यक्तिगत संपर्क, ये व्यक्तिगत तकनीक के अंदर किसे शामिल किया गया है, व्यक्तिगत संपर्क से शामिल किया गया। और व्यक्तिगत जब संपर्क होता है तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अपने आप को संतुष्ट कर सकता है, इसीलिए ये कैसी एक तकनीक होती है, मनोवैज्ञानिक होती है। मैंने पहले इस परिभाषा में आपको समझाया था, इसके अभिप्राय से समझाया था। और पद उन्नति, यानी जिस पद पर है उस पद से आगे की ओर बढ़ाना। जैसे कि एक 3rd ग्रेड टीचर 2nd ग्रेड पर पदोन्नति होता है, 2nd ग्रेड टीचर 1st ग्रेड पर होता है, 1st ग्रेड टीचर प्रिंसिपल पदोन्नति होता है। तो उसमें एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा बनती है और वो अपने आप को संतुष्टि प्रदान करता है। तो पदोन्नति और विकास के अवसर, विभिन्न प्रकार के विकास के अवसर उनके सामने रखे जाते हैं और विकास के अवसर के अंदर वो अपने आप की स्किल डेवलपमेंट करता है, विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्राप्त करता है और ऐसे प्रशिक्षण प्राप्त करके वो अपने आप की स्किल डेवलपमेंट, अपने कौशल में वृद्धि करता है। और कार्य का क्या होता है, विस्तार होता है। ये निम्न प्रकार के जो है इन्हें व्यक्तिगत अवित्तीय तकनीक में शामिल किया गया है। तो व्यक्तिगत संपर्क को शामिल किया गया,
पदोन्नति को शामिल किया गया, विकास के अवसरों को शामिल किया गया और कार्य के विस्तार को शामिल किया गया। अवित्तीय तकनीक के अंदर, व्यक्तिगत तकनीक के अंदर अवित्तीय तकनीक दो भागों में बांटी गई है, एक व्यक्तिगत तकनीक और एक सामूहिक तकनीक। अब प्रश्न उठता है कि सामूहिक तकनीक के अंदर किन्हें शामिल किया गया, सामूहिक अवित्तीय तकनीक के अंदर किन्हें शामिल किया गया। देखो सामूहिक, नाम से ही सामूहिक है तो सीधी सी बात है कि समूह चर्चा होगी। विभिन्न प्रकार के प्रबंधक, विभिन्न प्रकार के उच्च अधिकारी, मध्यम अधिकारी, निम्न अधिकारी, कर्मचारी, नियोक्तागण साथ में बैठकर विभिन्न प्रकार की समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा का जब सोपान होगा तो निम्न प्रकार के कर्मचारी होंगे, वो भी अपने जो भी कार्य करना प्रणाली के प्रति या फिर सलाह संदेश भी दे सकते हैं और विभिन्न प्रकार की चर्चाएं होगी और सबको भागीदारी की बात बनेगी। तो समूह चर्चा होगी तो सहभागिता होगी, यानी सहभागिता सब साथ मिलकर कार्य करने की चेष्टा करेंगे, तो वो सामूहिक अवित्तीय तकनीक के अंदर सम्मिलित किया गया। विभिन्न प्रकार के सम्मेलन होंगे और सभाएं होगी। सम्मेलन की दृष्टि में अगर देखा जाए तो एक प्रबंधकों को विभिन्न प्रकार की सामाजिक तौर पर सभाओं के शामिल होना पड़ता है, सभाएं करनी पड़ती है, गोष्ठियां करनी पड़ती है और लगातार लाभों में वृद्धि करने के लिए समाज से जुड़ा रहना पड़ता है। और विभिन्न प्रकार के कर्मचारी तो प्रबंधक सम्मेलन और सभाएं करते हैं। और सामूहिक प्रशिक्षण, विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों में एक प्रशिक्षण की नीति अपनाई जाएगी, उन्हें निपुण बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ये सब अवित्तीय तकनीक के अंदर, सामूहिक अवित्तीय तकनीक के अंदर इन्हें शामिल किया गया है। गौर करें विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 10वां। मैंने अभी तक अब्राहम एच मास्लो की विचारधारा को समझा दिया है और हर्ट्जबर्ग की द्विघटक विचारधारा को समझा दिया है विद्यार्थियों। अब आगे मैकग्रेगर की एक्स और वाई विचारधारा और विलियम ओची विचारधारा को मैं समझाऊंगा। तो आज जो हमारा प्रश्न है कि अब्राहम एच मास्लो की आवश्यकता क्रम पर आधारित विचारधारा को चित्र अनुसार समझाइए। ये प्रश्न 4 नंबर का आ सकता है कि आपको इसकी पूरी व्याख्या करके इन्हें समझाना हो। मैंने आपको पूरी व्याख्या उन वीडियो में बता दी है और आज मैं बताऊंगा कि इन प्रश्न को किस प्रकार आप, देखो जो मैंने ट्रिक बताई थी उस ट्रिक के माध्यम से कैसे आप लिख सकते हैं। विद्यार्थी गौर करें, ये ट्रिक हमारे सिर्फ याद रखने का एक तरीका है और लिखना नहीं है, सिर्फ आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए, फिर आप उसके माध्यम से आराम से लिख सकते हो। तो अब्राहम एच मास्लो की आवश्यकता क्रम पर आधारित विचारधारा को चित्र द्वारा समझाई। एक अपन को पिरामिड बनाना है और पिरामिड के माध्यम से समझाना है कि अब्राहम एच मास्लो ने बताया था कि एक कर्मचारी के अंदर विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं होती है और आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए उन्होंने एक क्रम निर्धारित किया था कि किस प्रकार एक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता है। तो गौर करें, हमारा वो एक ट्रिक थी कि मैंने बताई थी, सासू सा घर में होती है, वो दिन भर आ करती रहती है। तो आप लिख सकते हैं सा सु सा क्या करती है, और आ। इस क्रम पर आधारित आप इसकी पूरी व्याख्या सहित आप इसे समझा सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों। गौर करें, तो आप इस प्रकार से एक पिरामिड बनाएं और गौर कितने डब्बे बनाए, 1 2 3 4 और इन चारों में 1 2 3 4 5 को इनको सेट करना है। तो इनकी आवश्यकता क्रम के अंदर उन्होंने 5 आवश्यकताएं बताई। तो सा का मतलब उन्होंने बताया था शारीरिक आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता। और सु से यहां क्या मतलब हुआ, सुरक्षात्मक आवश्यकता। गौर करें विद्यार्थियों, सुरक्षात्मक आवश्यकता। और सा से यहां हुआ सामाजिक आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता। और अह से यहां हो गया इदम और ईगो, स्टीम एंड स्वाभिमान या अहंकारी की आवश्यकता। और लास्ट में है आत्म विकास की आवश्यकता, जो सर्वांगीण विकास होती है और सबसे ऊपर पायदान पर रहती है। एक व्यक्ति की आत्म विकास की आवश्यकता सबसे ऊपर रहती है और वो यहां तक आकर अपने आप को संतुष्टि प्रदान कर लेता है। तो शारीरिक आवश्यकता, और सु से मतलब सुरक्षात्मक आवश्यकता, और अ से मतलब अहंकारी आवश्यकता, नहीं सा से मतलब सामाजिक आवश्यकता, सामाजिक के बाद अ से मतलब अहंकारी की आवश्यकता, और आ से मतलब आत्म विकास की आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकता के अंदर एक विद्यार्थी मैंने आपको बताया था कि एक व्यक्ति की क्या क्या विभिन्न प्रकार के खाना पीना, हवा, विभिन्न प्रकार के जो शारीरिक संबंधित मामले होते हैं अपने, फिर उन्हीं शारीरिक संबंधित मामलों के अंदर जो विभिन्न प्रकार की धन संपत्ति इकट्ठा करता है तो उसे सुरक्षा करने की उसके अंदर आवश्यकता उत्पन्न है। और जब वो सुरक्षा अपनाता है प्रणाली और विभिन्न प्रकार की धन संपत्ति एकत्रित कर लेता है तो समाज के अंदर विभिन्न प्रकार के संपर्क साधता है, समाज के अंदर आना जाना होता है उसका, फिर उसके अंदर अहंकारी की भावना आती है और अंतिम रूप में अगर देखा जाए तो वो अपने आप को एक उच्च पद उच्च सम्मान के लिए आत्म विकास की आवश्यकता के ऊपर भी खरा उतरने का प्रयास करता है।
प्रश्न ये भी आ सकता है कि अब आप लिख भी सकते हो कि अब्राहम एच मास्लो ने जो आवश्यकता क्रम पर आधारित जो विचारधारा दी कब प्रतिपादित की थी? तो ये सन 1943 के अंदर प्रतिपादित हुई थी। अब्राहम एच मास्लो ने ये आवश्यकता क्रम जो इस प्रकार जो 5 सोपान के अंदर चलाई, ये सन 1943 के अंदर प्रतिपादित की गई थी। विद्यार्थियों गौर करें। इसी प्रकार हमारा प्रश्न आता है, हर्ज़बर्ग की द्विघटक विचारधारा को समझाइए। हर्ज़बर्ग के प्रबल शास्त्री हुए, उन्होंने 2 प्रकार की द्विघटक विचारधारा बताई थी। एक स्वास्थ्य आरोग्य घटक बताया था और एक अभिप्रेरक घटक बताया था। इसमें मैंने आपको ट्रिक से बताया था। विद्यार्थियों अगर आपके दिमाग में ट्रिक सेट होती है तो आप आराम से लिख सकते हो। तो आप लिख सकते हो कि हर्ज़बर्ग की द्विघटक विचारधारा 2 रूपों में चलती है, जिसमें पहला रूप है कि स्वास्थ्य आरोग्य घटक और अभिप्रेरक घटक। इसी तौर पर अगर मैं बात कहूं तो यहाँ एक पीटर्सबर्ग साइकोलॉजिस्ट पीटर्सबर्ग के अंदर उनके 200 साथियों ने और उन्होंने मिलकर एक शोध किया और उस रिसर्च में उन्होंने पाया कि विभिन्न प्रकार के जो कर्मचारी होते हैं वो वातावरण से प्रभावित होते हैं और वातावरण एक ऐसा घटक होता है जिससे वो प्रभावित होते हैं और अपने आप को असंतुष्टि प्रदान करवाते हैं और असंतुष्ट अपने आप को मानते हैं। उस असंतुष्टि से निपटने के लिए विद्यार्थियों उन्होंने बोला कि एक स्वास्थ्य आरोग्य जो घटक की विचारधारा होती है उसमें जो विभिन्न प्रकार की जो नीतियां अपनाई जाती है, उन नीतियों के माध्यम से एक कर्मचारी अपने आप को संतुष्ट प्रदान कर सकता है असंतुष्टि को मिटाने के लिए। तो आप लिख सकते हैं कि हर्ज़बर्ग की द्विघटक विचारधारा 2 घटकों पर आधारित है, स्वास्थ्य आरोग्य घटक और अभिप्रेरक घटक पर। और इनमें पीटर्सबर्ग स्थान पर साइकोलॉजिकल पीटर्सबर्ग स्थान पर उनके 200 साथियों ने और उन्होंने स्वयं मिलकर एक शोध किया। विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों पर शोध में उन्होंने पाया कि एक कर्मचारी असंतुष्टि प्रदान करता है, वो वहां के वातावरण से असंतुष्टि प्रदान करता है। उन असंतुष्टि से निपटने के लिए विभिन्न प्रकार की जो नीतियां अपनाई जाती है स्वास्थ्य आरोग्य घटक के अंदर, उन नीतियों से अगर अपनाया जाए तो उनसे वो संतुष्टि प्रदान करवा सकता है। और ये प्रमुख रूप से जो स्वास्थ्य आरोग्य घटक होता है, ये एक संस्थान के अंदर ये इसका प्रमुख रूप से ये उपयोगी रहता है और कर्मचारी की योग्यताओं में वृद्धि करता है। इसलिए इसका नाम मेंटेनेशन फैक्टर भी बताया गया, मेंटेनेशन फैक्टर भी बताया गया। गौर करें तो हमारा एक सूत्र था जिसके आधार पर मैंने बताया था विद्यार्थियों, स्वास्थ्य कौन होता है, स्वास्थ्य किसका अच्छा होता है, एक सीए का स्वास्थ्य अच्छा होता है। और सीए कौन है, एसएस नाम का व्यक्ति है जो जेडब्ल्यू कंपनी में लगा हुआ है और इफ बट करता है। अब सी से हमारा मतलब है कंपनी पॉलिसीज, यानी कि संस्था की नीतियां। कंपनी पॉलिसीज का मतलब है संस्था की नीतियां। विद्यार्थियों को आप हिंदी में लिखकर आप आराम से, इंग्लिश में लिखकर आप आराम से हिंदी में लिख सकते हो। तो सी का मतलब है संस्थागत नीतियां, जो ये वातावरण घटक से एक कर्मचारी असंतुष्ट होता है उनको संतुष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियों को अपनाया जाए, वो स्वास्थ्य आरोग्य घटक के अंदर शामिल किए गए हर्ज़बर्ग के द्वारा। तो कंपनी पॉलिसी सी का मतलब संस्था की नीतियां। ए का मतलब यहाँ है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है संस्था का प्रशासन, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रबंधक हो, कर्मचारी हो, सब शामिल होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन यानी संस्था का प्रशासन। एस का मतलब है सुपरविजन, यानी कि पर्यवेक्षण। सुपरविजन निरंतर अंतराल में जाकर वहां का जांच पड़ताल करना, सुपरविजन करना। और दूसरे एस का मतलब है सैलरी एंड वेजेस। सैलरी का मतलब यहाँ वेतन से है और वेजेस का मतलब यहाँ मजदूरी से है। जॉब सिक्योरिटी, यानी कि जो वो कार्य कर रहा है वो कार्य की दृष्टि से अगर सिक्योरिटी यानी सुरक्षा, कार्य की सुरक्षा यानी कार्य, जॉब यानी कार्य की सुरक्षा, और वर्किंग कंडीशन यानी कार्य की दशाएं। अब वर्किंग यानी जिस प्रकार वहां वो वर्किंग कर रहा है यानी वहां कार्य की दशाएं। गौर करें विद्यार्थियों, ये ट्रिक मैं पहले आपको समझा चुका हूं। जॉब सिक्योरिटी यानी कार्य की सुरक्षा और वर्किंग कंडीशन यानी कार्य की दशाएं, डब्ल्यू का मतलब। और लास्ट में अपना रह गया आई का मतलब है इंटरपर्सनल रिलेशन, यानी कि अंतर संबंध होते हैं जो अपने आप में, उनके बारे में बताया गया इंटरपर्सनल रिलेशन के बारे में। और एक एफ रह गया जिसका मतलब है फ्रेंच बेनिफिट रहता है, अनुषंगी लाभ, यानी फ्रिंज प्रॉफिट रहता है जो अनुषंगी लाभ से जाना जाता है। फ्रिंज बेनिफिट रहता है जो प्रॉफिट रहता है जो अनुषंगी लाभ के नाम से जाना जाता है। सी का मतलब कंपनी पॉलिसी, ए का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, एस का मतलब सुपरविजन, दूसरे एस का मतलब सैलरी एंड वेजेस, जे का मतलब जॉब सिक्योरिटी, डब्ल्यू का मतलब वर्किंग कंडीशन, और आई का मतलब इंटरपर्सनल रिलेशन, और एफ का मतलब फ्री प्रॉफिट होता है जो अनुषंगी लाभ के नाम से जाना जाता है। और ये स्वास्थ्य आरोग्य घटक के अंदर हर्ज़बर्ग ने बताया कि जो वातावरण से जो कर्मचारी असंतुष्ट होते हैं इन नीतियों को अपनाकर उन्हें संतुष्ट किया जा सकता है।
मगर ये व्यक्ति अभिप्रेरित नहीं होंगे, सिर्फ उनकी संतुष्टि पर ज्यादा फोकस किया गया है। वो संतुष्ट हो सकते हैं एक संस्था के अंदर, वो अभिप्रेरित नहीं होंगे, अपनी कार्य क्षमता में वृद्धि हो सकती है और इसको प्रमुख रूप से माना गया है संस्था के अंदर, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, मगर वो अभिप्रेरित नहीं हो सकते हैं। और दूसरे रूप में हर्षवर्धन की विचार घटक के अंदर अभिप्रेरक घटक के नाम से जानी गई। पहली स्वास्थ्य आरोग्य घटक, दूसरी अभिप्रेरक घटक। अभिप्रेरक घटक के अंदर विद्यार्थियों किन किन को शामिल किया गया? मैंने बोला अभिप्रेरित कौन होता है, अपन किससे होते हैं? डॉक्टर से होते हैं, आरपी राजस्थान पुलिस से होते हैं, और लास्ट में कहते हैं नहीं होते हैं ना। तो डी से मतलब यहाँ है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास, ये अपन अभिप्रेरित घटक के अंदर देख सकते हैं। और डॉक्टर का विकास होता है और वो उसका उत्तरदायित्व बनता है किसी रोगियों के प्रति, तो उसका मतलब है रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है उत्तरदायित्व। रिकॉग्नाइजेशन एंड ऑनर, ये एक सम्मान की प्रवृत्ति रहती है। ऑनर अपन मान सम्मान, जिससे मान्यता, रिकॉग्नाइजेशन यानी मान्यता कह सकते हैं, और ऑनर का मतलब यहाँ सम्मान, अपन किसी को सम्मान प्रदान करवाते हैं, उस सम्मान से यहाँ इसका मतलब तात्पर्य है। तो रिकॉग्निशन एंड ऑनर मान्यता है और सम्मान। पर्सनल डेवलपमेंट यानी कि पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत उन्नति, विद्यार्थी गौर करे, व्यक्तिगत विकास या व्यक्तिगत उन्नति, पर्सनल डेवलपमेंट। पी से तात्पर्य एंड नेचर ऑफ जॉब यानी कि कार्य की प्रकृति, नेचर का मतलब जॉब का मतलब कार्य, कार्य की, नेचर का मतलब प्रकृति, एन का मतलब नेचर ऑफ प्रकृति, और ए का मतलब लास्ट में अचीवमेंट, अचीवमेंट का मतलब है उपलब्धि, उपलब्धि हासिल करना। ये विभिन्न प्रकार के जो धारणाएं हैं और जो ये विचारधारा है, ये एक इंसान को अभिप्रेरित करती है, और ये जो विचारधारा है ये यानी कि स्वास्थ्य आरोग्य घटक, ये एक कर्मचारी में संतुष्टि प्रदान करवाती है। तो ये वाली जो ट्रिक है देखो कितनी काम आ रही है। डी से डेवलपमेंट, आर से रेस्पॉन्सिबिलिटी, और आर से रिकॉग्नाइजेशन एंड ऑनर, पी से पर्सनल डेवलपमेंट, एन से नेचर ऑफ जॉब, और ए से अचीवमेंट। इस प्रकार आप हर्षवर्धन की द्विगुण विचारधारा को आराम से समझा सकते हैं। अगले वीडियो के अंदर यहां तक की प्रश्नोत्तरी कंप्लीट हुई। अगले वीडियो के अंदर मैं मैकग्रेगर की विचारधारा और विलियम ओची की विचारधारा को समझाऊंगा। फिर इसमें जो भी बड़े पर्सन जो रह गए हैं उन्हें भी मैं समझाने का प्रयास करूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, धन्यवाद, और इनको आप कॉपी में करने का प्रयास करते रहें।